अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना की तीसरी लहर और हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। ये हालात बतदरीज जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद तो कोई 6,000 के लगभग जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट ये हुई कि अमवात की तादाद एक रिकॉर्ड देखा गया। 157 अफराद जो है वो कोरोना से लड़ते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब ये सूरत-ए-हाल जो है वो बड़ी खतरनाक है। गुज़िश्ता रोज़ कुछ पाबंदियां जो है वो सख्त की गई थी, लेकिन आज एक और एनसीओसी का जो है वो इजलास हुआ जिसमें कुछ और अहम फैसले किए गए हैं। एक तो ये कि हफ्ता और इतवार को जो है वो लॉकडाउन का फैसला हुआ और शाम 6 बजे से सुबह सहरी तक जो है वो लॉकडाउन ही होगा। और इसके अलावा भी कुछ वार्निंग भी हुकूमत जो है वो दे रही है कि अगर हालात ना संभले, ये केसेस की तादाद कम ना हुई तो फिर और ज्यादा सख्त फैसले जो है वो किए जा सकते हैं। सबके बीच एक खुशाइन बात यह है कि आज एनसीओसी ने यह भी बताया कि 5 लाख जो वैक्सीन है साइनोफार्म की वो जो है वो आज पाकिस्तान जो है वो पहुंच रही है। हालात कितने खराब हो सकते हैं, क्या मुश्किल सूरत हाल हो सकती है, इसकी एक मिसाल जो है वो अभी हम अपने हमसाया मुल्क भारत के अंदर देख रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन जो है वो लोगों को नहीं मिल रही, कोरोना मरीजों के लिए दस्तयाब नहीं है, फिर अद्वियात की वहां पर कमी है। तो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी एहतियात की जो है वो जरूरत है। तो आज के प्रोग्राम में आज हमने एक स्पेशल शो जो है वो इस हवाले से कर रहे हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ शरीक होगा और ये कोरोना की जो तीसरी लहर है इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान क्या सिमत होनी चाहिए, क्या इक़दाम होने चाहिए, एक तो कौमी सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी। मैं क्योंकि खुद भी कोरोना से जो है वो गुजर रहा हूं और इसी वजह से जो है वो आपके लिए प्रोग्राम जो है वो आइसोलेशन से जो है वो करना पड़ रहा है। तो इसलिए कुछ जाती तजर्बे की रोशनी में भी कुछ सवालात हैं जो कि डॉक्टर से मैं जो जरूर जानना चाहूंगा और कुछ अमूमी नोयत के सवालात हैं जो पैनल के सामने आज हम देखेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज की इस डिबेट में जो डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा स्टीम पैनल जो है वो मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल साहब हॉस्पिटल के सीईओ हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर बारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिजवान उपल साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। रिजवान उपल साहब थैंक यू सो मच। और डॉक्टर कैसर सजाद साहब, पहले इनसे बात होती रही है जब हम पहली लहर के दौरान जो है वो प्रोग्राम करते थे। डॉक्टर कैसर साहब ने आज फिर हमारे लिए वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर साहब, आपके भी वक्त का। मैं कैसर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेता हूं। अब मैं चाहता हूं जरा देखने वालों को समझाइए कि इस वक्त जो है ये सूरत हाल क्या है, हम किस चीज का जो है वो सामना कर रहे हैं और ये जो पहली लहर की दूसरी लहर और फिर अब ये जो तीसरी लहर जिसका हम हवाला दे रहे हैं, ये कितनी मुख्तलिफ है, इसमें क्या चीजें हैं जो बतौर डॉक्टर हॉस्पिटल में जो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, आप लोगों को किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ, जैसा कि अभी आपने बताया आपकी। जी डॉक्टर कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज़ आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ शायद आपको नहीं जा रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है कैसर साहब का कुछ ऑडियो का इशू है, जरा इसको फिक्स कर लेते हैं। मैं रिजवान उपल साहब यही सवाल सर आपके सामने रखता हूँ, आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस सारी सिचुएशन को किस तरह से कुछ हमें समझाइए, कुछ देखने वालों को समझाइए कि जो इस वक्त हो रहा है ये क्या हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए पहले भी 2 वेव्स हम देख चुके हैं, तो कोरोना पाकिस्तानी क्या दुनिया के लिए कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन जो थर्ड वेव आई है अभी आई है, ये बड़ी मुख्तलिफ है बाकी पहली 2 वेव से। इसमें एक जो बुनियादी 4-5 चीज़ें मैं अगर बताऊं तो अगर आप इसको देखें कि एक तो ये बहुत मैसिव नंबर में है। जो पहली वेव्स आई थी वो इतने मैसिव नंबर्स में नहीं थी और पहली वेव्स में हमने स्मार्ट लॉकडाउन से उसको कंट्रोल कर लिया था और बड़े अच्छे रिजल्ट दिए जो दुनिया ने हमसे पाकिस्तान से सीखे। अभी स्मार्ट लॉकडाउन इस पर काम नहीं करेगा, इसलिए मैसिव फुल लॉकडाउन चाहिए। ये तीसरी बात ये कि जो वेरिएंट्स आ गए हैं जो कि ना सिर्फ ये है कि वो लंग्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो कई दफा पिक नहीं होते कि नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं पीसीआर के ऊपर। और आखिरी बात ये ज्यादा लंग्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये जो 4-5 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो थर्ड वेव है, इसमें जो वेव का कर्व होता है, जो पहली वेव आई फिर नीचे बैठ गई, दूसरी भी आके नीचे, अब तीसरी है इसका जे कर्व बनना शुरू हो गया। और जे कर्व जिससे पाकिस्तान और इंडिया खासतौर पर इसका शिकार है।
इट्स ए फुल फ्लेज राइज इन द नंबर्स। और पिछले दिनों तो हमने 22-23% तक इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर की पीसीआर लैब में स्टैट्स जो देख रहा था, हमारे 22-25% तक पॉजिटिव केसेस आते और ये पूरे नेशनल लेवल के नंबर्स थे इस वक्त। अच्छा, अभी कुछ थोड़े से बेहतर हुए बट स्टिल अलार्मिंग इस लिहाज से है कि अगर ये डॉक्टर साहब ये इंडिया में जो कुछ हो रहा है, आपने क्योंकि खुद ही इसका जिक्र कर दिया, वहां पर आपको क्या समझ आती है? हमारे आमतौर पर जो है वो एक मिथ भी था जो बना हुआ था कि शायद हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा कोई तगड़ा है या दुनिया से बेहतर है, इस वजह से जो पहली 2 वेव्स आई उसमें इंडिया भी कम मुतासिर हुआ, हम भी कम मुतासिर हुए। बट अब जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसकी आपको क्या समझ आती है? क्या उस पीछे क्या आपको लगती है? देखो, जो बिल्कुल पहली assumptions थी वो एक लिहाज से ठीक भी थी और हमारा हमसाय मुल्क है, ठीक है, जो भी रीजंस है हमारा जैसा भी रिलेशन, लेकिन हम एज ए डॉक्टर और दुआगो है कि अल्लाह उधर आसानी पैदा करे इंसानियत के नाते भी। लेकिन वहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन हो रही है उधर उनके ये वेरिएंट्स के अंदर वेरिएंट्स निकल आए जो 1.617 6.8 नंबर 2 वेरिएंट्स है, डबल वेरिएंट्स और ट्रिपल वेरिएंट्स। ये बिल्कुल वहीं से अभी जो उनका कुंभ मेला और बाकी उनके ये रिलीजियस किस्म के वो त्यौहार और पॉलिटिकल बहुत ज्यादा उधर तेज हुई और वो है भी थिक कंडेंस्ड पॉपुलेशन है काफी वहाँ की, उससे ये काफी तेज नंबर बढ़ा है और उसमें ज्यादातर लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मसला ये वहाँ पे भी हो रहे हैं, किसी भी हेल्थ केयर में हो सकता है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, एक खास नंबर तक पेशेंट क्रिटिकल जाते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में जाना होता है। यूजुअली 15% तक हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनमें से 5% क्रिटिकल होते हैं, 2.5% की फिर डेथ होती है। तो अगर 1 लाख बंदा इकट्ठा आएगा तो इसका मतलब 15,000 आ गया, अगर 2 लाख आ रहा है इसका मतलब एकदम से 30,000 लोग आ गए। जब 30,000 लोग आएंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम पूरा का पूरा फ्लैट होना शुरू होता है और ये इंडिया में भी हो रहा है कि उनका 3.25 लाख का नंबर जब आया तो हॉस्पिटल में इतनी कम से एडमिशन आए कि उनकी ऑक्सीजन परसेंटेज जो है वो परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मुझे अब जरा डॉक्टर कैसर साहब, अब आपको आ रही है आवाज सर? जी, आपकी आवाज आ रही है, मुझे थोड़ा सा इको के साथ आ रही है। अच्छा, मुझे पहले भी क्योंकि बताया गया था कि डॉक्टर कैसर साहब तो मुझे सुन पा रहे हैं मगर मुझे उनकी जो है वो आवाज नहीं आ रही। मैं कैसर साहब बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं आपके पास दोबारा जरा आता हूं जो है वो, मगर ये मैं डॉक्टर बारी साहब से जरा पूछ लूं उतनी देर। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, आपको क्या लगता है ये जो हमसाया मुल्क में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और फिर पाकिस्तान में अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों को ये तशवीश भी है कि खुदा ना खासा कि पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल ना हो जाए। क्या इस बात का इम्कान है कि अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी देखी जाए अगर फौरी तौर पर जो है वो चीजों पर काबू ना पाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली पाकिस्तान में जो शुरू हुआ था वो यूके वेरिएंट आया था और वो जो है ना उसमें केपीके में और पंजाब में और एजेके में रहा, वहाँ काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ा है। और ये यूके वेरिएंट जो है ना जो स्प्रेड होता है 70% ज़्यादा स्प्रेड है इसकी हमारे। और ये जो जैसे डॉक्टर रिजवान ने बताया कि इंडियन जो वेरिएंट है वो डबल ट्रिपल वेरिएंट्स हो गई है जिसका वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अब हमको इससे बचने के लिए सबसे पहले कि अपने बॉर्डर्स को क्लोज करने होंगे, हमको उन ममालिक से लोगों को बंद करना होगा। देखिए, हमने यूके को बंद नहीं किया था जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए। हमारे जो एयरपोर्ट्स के अंदर जो है ना कंट्रोल्स थोड़ा सा कंप्लेसेंसी आई थी तो उन्होंने तो फौरन हमको बंद कर दिया। अभी हम लोग सारे बंद हो गए हैं लेकिन हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते। हम लोगों को एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें यही चीज़ आती है और इसमें यही हो रहा है कि पूरी की फैमिली एकदम स्प्रेड हो जाता है। ये पहले तो ये होता है ना, घर में एक हुआ उसको आइसोलेट कर दिया, निकल गया, बाकी सब हो गए। तो एक हुआ नहीं और पूरी फैमिली इफेक्ट हो गई है। तो अभी हम अभी भी लेट हैं लेकिन हमको पहले ये करना चाहिए था। अपनी सख्तियां जो है ना तेजी से पहले से करनी होगी और मुकम्मल, मैं डॉक्टर रिजवान से एग्री करूंगा, मुकम्मल लॉकडाउन ही इसका आंसर है। अच्छा, जो हालात है उनमें मुमासलतें तो बहुत सारी देखी जाती हैं और ये आपको याद होगा जब हम लोग आपसे डॉक्टर बारी साहब पहले भी बात करते थे तो यूरोप और अमेरिका की बजाय हमें भी ये कहा जाता था कि मुवाजना करें भारत के साथ, वहां पर जो है वो क्या हो रहा है। दोनों जगह पर आपको कोई मुमासलतें जो है वो नजर आ रही है? जो आप डबल वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जेनेटिक टेस्टिंग तो बहुत कम है यहाँ पर जो वायरस की म्यूटेशंस है, मगर फिर भी अंदाजा क्या है जिस नंबर
जिस तरह से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और जो नंबर्स जिस तरह से जो है वो बढ़ रहे हैं? अभी तक जो है ना, जो यहाँ पर भी कुछ इन्होंने एनालाइज किया था, ये 50% से ज्यादा यूके वेरिएंट ही है। अभी यूके वेरिएंट ही है जो कि तेजी से फैल रहा है। जब यहाँ पर पंजाब में केपीके में और एजेके में आया था, उस पर 3 हफ्ते पहले हमने कहा था कि इंटर प्रोविंशियल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना चाहिए। उसको नहीं किया, अभी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी भी वक्त है, हमको अभी सख्ती करनी पड़ेगी इसके बगैर। और आवाम, देखिए, आवाम को हर एक को अपनी जिम्मेदारी करनी होगी। ये जो है ना, इतना आसान नहीं है। देखें, ये चीज़ें बाद में भी हो जाए, ईद बाद में भी आ जाएगी, अगले साल भी ईद आएगी, रमज़ान भी अगले साल में आएगा, हम इबादतें भी करेंगे। लेकिन इस वक्त बहुत जो है ना, बहुत इस वक्त जो है ना ख़तरनाक सिचुएशन में हम चले जाएंगे अगर हमने एहतियात नहीं की तो, और सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए। ठीक, डॉक्टर कैसर साहब की ऑडियो हम फिक्स कर चुके हैं। मैं आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी 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 जी, अब आ गई है डॉक्टर साहब तक पहुंच रही है। जी 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 अब आ गई है, बिलाकर हो गया है जी हमारा राब्ता। डॉक्टर साहब, गेटिंग टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन है वो मैंने बाकी दोनों डॉक्टर बारी साहब से भी और डॉक्टर रिजवान साहब से पूछा है। आप इस सिचुएशन को किस तरह से असेस कर रहे हैं और फिर हमारी मैनेजमेंट को जो है वो किस तरह से असेस कर रहे हैं? क्योंकि एक जो एग्जाम्पल इस वक्त जो है वो बार बार बात हो रही है, वो इंडिया की एग्जाम्पल की बात हो रही है कि खुदा ना खासा कि हमारे यहाँ जो है वो ऐसे हालात ना हो जाए। आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, जो म्यूटेशंस देख रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आगे की सिमत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सारी ये है कि पाकिस्तान में सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। हम सिर्फ अगर NCOC की रिपोर्ट की अगर बात करें तो वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, केसेस में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है। गो कि वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड है NCOC के पास, जो अनरजिस्टर्ड है वो इससे ज़्यादा कहीं है। ये बात जहन में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि डे 1 से पिछले साल से हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अभी तक नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे कि एक तरफ आप बोल रहे हैं, दूसरी तरफ लोग जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डर ये है कि जो मैं चूँकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से हम एक 2-3 मीटिंग्स अटेंड करते हैं इंटरनेशनली, हमें पता चलता है किस ममालिक में, किस मुल्क में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडिया में शुरू में इसी तरह के सूरत हाल थे कि आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे और वहाँ लोगों को कहा जा रहा था, लेकिन वो लोग इसी तरह से सूरत हाल हो रही थी। वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, अपनी जो त्यौहार उनका होता है, अभी रिसेंटली जो त्यौहार हुआ उनका कुंभ, उसमें देखें आप किस तरह से जो है वो हुए। तो हमें डर इस बात का है कि हमारे यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, हमारा रहना सहना सारा इंडिया की तरह ही है और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ना करे हमारी जो पेशेंटगोई है या जो हम समझ रहे हैं क्लिनिकली, हम अपने तजुर्बे से ये देख रहे हैं कि हम उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह की इंडिया की सूरत हाल बनी है। अल्लाह ना करे हम अल्लाह ताला खुदा ना खासा दूसरी वेज में हमें अल्लाह ताला ने मदद की है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो यहाँ पे इस वक्त डिटेक्ट हुआ है, हमारे पास UK वेरिएंट्स भी है और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स भी है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स भी है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब की है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक स्ट्रॉन्ग फैसला करना पड़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग फैसला वो है कि इस बीमारी के फैलाव को फौरी तौर पर रोकना है और उसको रोकने के लिए यही करना पड़ेगा कि मूवमेंट को रोकना पड़ेगा, लोगों की जो मूवमेंट है उसको रोकना, और उसके लिए दी बेस्ट इलाज जो है वो दुनिया ने जो किया है वो यही किया है कि लॉकडाउन किया है, कंप्लीट लॉकडाउन। डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर्स की और हमारी जो हुकूमत है उसकी ये एक बहस पिछले साल से जो है वो चली आ रही है। अभी भी वैसे तवक्को थी कि शायद कुछ सख्त फैसले हो जाएं, लेकिन कुछ सख्तियां तो की गई हैं लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं गए। मगर एक चीज मैं चाहता हूं जरा देखने वालों को आप जरूर समझाएं, क्योंकि अच्छा मैं सुन लें फिर उसके साथ ही आप जवाब भी दे दीजिएगा।
जो चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ये एकदम से आज हमने कल फवाद चौधरी ने भी बात की कि हम 90% जो है वो कैपेसिटी पे जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो चले गए हैं, जितनी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और अभी एकदम से ऑक्सीजन के हवाले से इंडिया में भी बहुत ज्यादा बात हुई। ये थर्ड वेव के अंदर ये ऑक्सीजन की किल्लत का, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का ये इस कदर जिक्र जो है वो क्यों हो रहा है, ये मैं चाहता हूँ जरा देखने वालों को आप ये भी साथ समझाएं, ये बड़ा जरूरी है इस पर जो बात हो रही है। देखिए रहमान, आपका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और ये सारा आपके प्रोग्राम का दारोमदार ही मैं समझता हूँ इसी पे होना चाहिए कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर हम सारे मुल्कों में और पाकिस्तान में भी यही हमने देखा कि हमने लोगों से कहा कि जी आप अपनी सैचुरेशन को चेक करें। आपके अंदर जो है ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होता है तो आपको अस्पताल का रुख करना चाहिए। ये जब इसके नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जाएंगे, ऑक्सीजन अगर बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ेगी तो नेचुरली हॉस्पिटल के अंदर बर्डन ज्यादा पड़ेगा, और फिर यकीनन फिर हॉस्पिटल वाले मना करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन वाले बेड्स नहीं है, फिर वेंटिलेटर के बेड्स नहीं है। ये सूरत हाल इंडिया में इसीलिए हुई कि वो मल्टीप्लाई हुआ। और चूंकि ये जो वायरस है, जो आपका सवाल है बेसिकली कि जो पहली और दूसरी वेव में ये सूरत हाल इसलिए नहीं थी कि इतनी तेजी से जो है वो प्रॉब्लम ये हमने वेंटिलेटर्स का बहुत सुना था, वेंटिलेटर्स की तो बात बहुत हुई थी, मगर ऑक्सीजन की शायद बात हुई थी, मगर शायद इतनी ज्यादा नहीं थी हुई जितनी अभी इस वक्त हो रही है। लेकिन हमें अफसोस है, मैं एक चीज ये परेशान इस बात पे हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि वो कंडीशन नहीं आई है। लेकिन असद उमर ने ये बात क्यों कही कि 90% जो है हमारी ऑक्सीजन जो है वो हेल्थ में कंज्यूम हो रही है और सिर्फ 10% रह गया है। ये बड़े हमारे लिए परेशान कुन बात है। अच्छा। हम समझते हैं कि अगर ये 10% है तो इसको इन्हांस किया जाए, क्योंकि आगे हमें जो खतरात लग रहे हैं उसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। और अगर यही सूरत हाल अभी रही है तो हमारा, अगर खुदा अल्लाह ना करे सूरत हाल खराब होती है तो लोग तो अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के लिए ही तड़पते रहेंगे और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं दरख्वास्त करूंगा आपके तवज्जुह से हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन की जो है उसकी जो तरसेल है, जो उसकी सप्लाई ऑक्सीजन की, उसको बढ़ाया जाए और वक्त पहले किया जाए। हमारे यहाँ पहले से कुछ नहीं किया जाता, जब कुछ प्रॉब्लम बढ़ जाती है फिर हम कुछ स्टेप लेते हैं, हम रिएक्ट उस टाइम पे करते हैं। जी डॉक्टर बारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं इस पे कुछ कहना चाह रहा था। देखिए वो लोगों ने परसीव गलत किया। असद उमर ने ये कहा था कि जो ऑक्सीजन जो 70% 90% जो ऑक्सीजन होती है वो हॉस्पिटल्स के लिए जाती है और 10% इंडस्ट्रीज में जाती है। इंडस्ट्रीज में जाती है। इस वक्त हम 70% यूटिलाइजेशन पे है, हमारे पास बफर है। वैसे वो डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और एक जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है वो ये है कि उन्होंने कहा था कि पहला ये है कि अगर कोई, जब हम इससे लेवल से नीचे आएगा तो इंडस्ट्री को बंद करेंगे और हेल्थ की तरफ डाइवर्ट करेंगे। और इस पे भी काम हो रहा है कि इसको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो इंपोर्ट। देखिए ऑक्सीजन जो है आपकी जो फैक्ट्रीज है उनकी एक कैपेसिटी है, वो तो उसको ओवरनाइट उसको आप बढ़ा नहीं सकते, उसकी मशीनें नहीं लग सकती। ठीक, बिल्कुल सही। जब ये हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी, जब वो अपनी 90% प्रोडक्शन पे है, वो 10% और बढ़ा सकेंगे। लेकिन उसके बाद जो है ना, ये जरूर इनको करना चाहिए कि जिस पे बात भी कल भी हुई थी एनसीसी की मीटिंग के अंदर, कि इसको जो है ना, आप जो है ना 7 दिन का हमारे पास, 8 दिन का हमारे पास रिजर्व होना चाहिए हर वक्त। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर भाई साहब एक ब्रेक लेता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो थर्ड वेव है ये पहली 2 वेव से किस तरह से मुख्तलिफ है, और हमें जो है वो इनफरादी तौर पर जो है वो क्या एहतियात करना होगी, इस पर जरा बात करेंगे डॉक्टर से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कोरोना की तीसरी लहर क्या है, पाकिस्तान में हालात इस वक्त क्या हैं और किस तरह से इनको बेहतर तौर पर जो है वो हैंडल किया जा सकता है, इस पर बात हो रही है। डॉक्टर्स का एक पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर रिजवान उपल साहब, रिजवान उपल साहब, मैं एक चीज आपसे जो जानना चाहता था, जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ आरा भी पाई जाती हैं। आप जाहिर बात है सब डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स के भी आपस में ख्यालात और नजरियात थोड़े से जरा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन
एक चीज हम जो देख रहे हैं वो ये कि बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो मरीजों की जो है वो की जाती है। थोड़ा उसके अंदर पैनिक का एलिमेंट भी है, थोड़ा जो डॉक्टर्स हैं उनका तरीकाकार भी है। इसको आप जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होनी चाहिए जब ऐसी सूरत में, जबकि एक वेरिएंट है जो आपके लंग्स को बहुत ज्यादा मुतासर कर रहा है, बहुत सारे लोग अस्पतालों में जो है वो ट्रीट हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। यूजुअली हम डॉक्टर्स भी लर्न करते आ रहे हैं क्योंकि ये बीमारी जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, हमारी लर्निंग भी चेंज होती जा रही है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कोई डॉक्टर अपनी तरफ से। तो अब जो इस वक्त करंट प्रोटोकॉल है उसमें कंपेयर टू जो पहली वेव्स थी, अब उसमें बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं जो पहले यूज़ नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर ख़ास तौर पर स्टीरॉइड्स का रोल आ चुका हुआ है। एंटीबायोटिक्स यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब थोड़ा सा निमोनिया बढ़ रहा होता है। अब उसमें कई दफ़ा ये देखा गया है और इसमें डॉक्टर्स भी इंफ्रस्ट्रेशन कई दफ़ा कर रहे होते हैं कि शुरू से ही स्टीरॉइड शुरू कर दी जाते हैं। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है कि ये जो ट्रीटमेंट को रैंप अप करना है, तो इसको मैं आमतौर पर दो हिस्सों में कहता हूँ। पहला हिस्सा जिसमें हम आप वाइटामिन, बुखार की दवाइयाँ, अच्छी डाइट और उस पर रेस्ट करें, आइसोलेट रखें, और साथ ही कुछ पैरामीटर से मॉनिटर करें जिसमें अलामात, कुछ लैब्स के 3-4 पैरामीटर और इमेजिंग जिसमें HRCT एक्सरे का हम यूज़ करते हैं। अच्छा। उसके जरिए जैसे ही हम देखें कि बीमारी टर्न लेने लगी है, यूजुअली 6-7वें दिन पे जाके, तो उस पे जाके एकदम से ट्रीटमेंट को रैंप अप करना ज़्यादा बेहतर है और उसी टाइम पे एकदम से इंट्रोड्यूस करना जिसमें स्टीरॉइड्स भी शामिल हैं, ब्लड थिनर्स भी शामिल हैं, एंटीवायरल भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ हम आजकल डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस तरह रखा जाए तो थोड़ा सा उसमें ये कि ओवर ट्रीटमेंट का एलिमेंट कम हो जाए, और ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी है। मैं इसी के साथ इलाज के साथ ऑक्सीजन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि वो इंटरेस्टिंग पार्ट था और आजकल ऑक्सीजन पे बात भी बहुत होती है। ऑक्सीजन अभी बेसिकली क्राइसिस की वजह नहीं है, ये इंडिया की बात हो रही है, हमारा पोटेंशियल जो हम देख रहे हैं। हाँ। ये क्राइसिस का अलामत है, उसका एक सिम्टम है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की अगर आप देखें जो ऑक्सीजन 5 सोर्सेज जहाँ से आ रही है वो हमेशा से सप्लाई का काफ़ी अच्छी मिकदार होती है उसमें, और ज़्यादातर 70% जो अगर हेल्थ केयर को या 50% के करीब बल्कि हेल्थ केयर जा रही थी, वो एक महीने का सोर्स हमारे पास हमेशा होता है रिजर्व में। तो इसका मतलब कभी भी सप्लाई का इशू नहीं रहा, और इस सप्लाई को ओवर डेज, जिस तरह डॉक्टर बारी ने बड़ा सही कहा, हम इसको रैंप अप नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, लिक्विड ऑक्सीजन हम इंपोर्ट कर सकते हैं जो फ्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में होती है -183 पे। लेकिन इन दिनों में इसका एक ही हल है कि डिमांड को कम किया जाए, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। तो डिमांड कम कैसे होगी कि हम कर्व को नीचे खींचें, कर्व नीचे कैसे खींचें, फॉलो करें, और यस और SOPs में मैं अक्सर एक बात बड़ा आप कहता हूँ कि सारी SOPs बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी SOPs की जो मदर ऑफ SOPs है ना वो मास्क है। मास्क जो मास्क इतनी प्रोटेक्शन देता है, बाकी सारी चीजें उससे ऊपर है। तो सिर्फ अगर हमारे वो कहते हैं ना, हर आदमी अगर अपने आप को ये देखे, वो जो हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा, वो अपना मास्क मेजर हम को यहाँ से नीचे दबाएंगे, बात तो सारी SOPs की है। अगर SOPs पर अमल हो तो शायद हालात इतने ना खराब। मैं 1 मिनट अगर मुझे दें, मैं जरा जी प्लीज। अच्छा डॉक्टर बारी साहब, ये अब देखें, मैं क्योंकि खुद कोविड से गुजर रहा हूं तो कुछ जाती तजर्बे की बुनियाद पे जो लोगों को आपको पता चलता है, तो वो आपको बहुत सारी, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल के अंदर इस मामले पर इतनी दवाइयां जो है वो इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन आ गई है, शायद वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है कि कौन सी दवाई लेनी है। तो मुझे कोई 15-20 दवाइयां जो है वो लोगों ने जो है वो रेकमेंड कर दी कि आप ये खाएं। अच्छा, इसमें ये जरा समझाइएगा कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो क्या उसका कोई स्कोप है इस सारे मामले के अंदर? अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कोई वायरस जो है वो हो जाता है, क्या ये करना चाहिए, क्या इस रास्ते पर चलना चाहिए? और दूसरा, 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक तो आप अगर खुद पेशेंट हो और अगर एक आपके जानने वाले हो, तो तीसरी वेव में क्या आपका जनरल आइडिया क्या है, ट्रीटमेंट किस तरह से जो है वो होनी चाहिए? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना, मतलब ये हेल्थ के ऊपर मुफ्त मशवरे देने वाले बहुत होते हैं। जी। दवाइयों के लिए और एक फतवे देने वाले बहुत होते हैं, ये हर एक के होता है। तो ये 2 चीजें हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स को करें और वो खुद ही, क्योंकि और अब अभी लोग जो है ना अपने आप को घरों पे ज्यादा कर रहे हैं, और वो कहाँ टिपिंग पॉइंट है, कहाँ जाके उसको डॉक्टर को हॉस्पिटल में जाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहीं से, जैसे डॉक्टर रिजवान ने कहा ना कि कहाँ रैंप अप करना है,
हमने अभी पिछले दिन में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को जो है ना डे केयर पे करके बुला के कि उनको जब उनका सीटी किया वो किया, अब उसको लगा कि उसको स्टीरॉयड भी लगना है और एंटीवायरल लगना है, डे केयर पे लिया। 200-250 मरीज ऐसे थे जिनको हमने डे केयर पे रखा, तो एडमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको बिल्कुल ठीक होके चले गए। एक और चीज जो मैं बावर कराना चाहता हूँ, ये एसओपीज के हिसाब से देखें आप, सारी इस कोविड इस पेंडेमिक के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को आप फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते रहे हैं कि जी ये फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। ये फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं है। फ्रंट लाइन पे आप लोग हैं, आवाम है जो एहतियाती करेगी। हम लोग जो है ना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर फ्रंट लाइन जो है जो कि आवाम है, वो जो एसओपीज पे अमल नहीं करेगी, एहतियाती करेगी, तो वो जब टूटेगी ना तो सारा बोर्ड जो है ना, इस जैसे कि आज हो रहा है हमारे पंजाब में, केपीके में और एजीके में, कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे इतना प्रेशर आ गया है कि वो सकम कर गए, खुदा न खास्ता, तो वही हाल होगा जो इंडिया में होगा। इसलिए और ये एक साल से इस प्रेशर को सस्टेन कर रही है। खुदारा मैं आपके लिए हाथ जोड़ के सबसे वो इल्तिजा करता हूँ, सिर्फ मास्क भी पहन लेना वही काफी है, जैसे डॉक्टर रिजवान ने कहा। तो आप लोग मास्क खुदारा पहने, अपने लिए, अब मुल्क के लिए नहीं पहनना चाहते, आप अपने शहर के लिए नहीं पहनना चाहते, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी जिंदगियों की खातिर खुदा के लिए पहने। सही, बिल्कुल सही। अच्छा कैसर साहब, आपकी ये ट्रीटमेंट वाले मामले पर जो है वो क्या राय है? और क्योंकि ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर बारी साहब ने जो है वो लकीर खींच दी कि कब तक जो है वो घर पे रहना है और कब जो है वो आपको ये समझना चाहिए कि ये हॉस्पिटल जाने का जो है वो वक्त है। तो एक तो उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे होगी, और दूसरा ये जो मेडिकेशन है, अब 1.5 साल हो गया हमें इस पर जो है वो बात करते हुए। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि डॉक्टर से पूछ कर जो है वो करें, क्योंकि डॉक्टर इज द एक्सपर्ट। तो अभी क्या जो है वो एहतियात और क्या जो है वो मेडिकेशन जो है वो इस सूरत हाल में होनी चाहिए अगर खुदा ना खास्ता यू गेट इन्फेक्टेड? देखिए, इसमें बिल्कुल दोनों हमारे दोस्तों ने बिल्कुल सही बात की कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो सेल्फ मेडिकेशंस की आती है। उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी जगहों से एडवाइस ले लिया जाता है, गूगल डॉक्टर से पता किया जाता है, फिर फेसबुक से और सोशल मीडिया। इन शॉर्ट ये चलो आप ना भी पूछे तो आप तक मशवरे आ जाते हैं उससे पता करते हैं। हाँ, अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं लोगों से बार बार कहता हूं, मैं चूंकि ईएनटी सर्जरी करता हूं, मैं ईएनटी के पेशेंट देखता हूं, तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं वो मेरे पास ही आते हैं, ईएनटी के डॉक्टर के पास ही जाते हैं। यही वजह है कि अब तक कराची पूरे पाकिस्तान में 11 ईएनटी डॉक्टर्स जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि लोग जो है वो आते हैं हमारे पास और आने के बाद यहाँ तक करते हैं कि उनके पास टेस्ट होता है और वो टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए आते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम होता है कि हम बार बार लोगों से कहते हैं कि देखें, जब भी आपको बुखार हो या कोई नज़ला जुकाम खांसी हो रही हो तो आप प्लीज़ घर पे रेस्ट करें, अपना टेस्ट कराएं। अगर कोविड आता है या नहीं भी आता है तो भी आपको रेस्ट करना है, 8-9 दिन रेस्ट करें आप, इंशाल्लाह ताला फिर बाहर आप निकल सकते हैं। और अगर आपको सांस में कोई तकलीफ शुरू हो जाती है, ये खांसी बहुत ज़्यादा होती है और आपको लगता है कि कुछ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, आप डिफ़िकल्ट हो रहे हैं सांस लेने में, तो आप फौरी तौर पे अस्पताल का रुख करें। यहाँ मैं एक चीज़ और भी बहुत पहले से भी कहता रहा हूँ, बारी साहब भी एग्री करेंगे कि ये जो हमने कहा था कि हुकूमत एक जो है ना डेस्क बनाए, सेंट्रल डेस्क बनाए, जहाँ पे लोगों को पता लगे कि किस अस्पताल में इस तरह के मरीज जो है वो लिए जा रहे हैं। होता यही है कि मरीज अपने घर से जब निकल के जाता है किसी अस्पताल में, अपने जो चॉइस ऑफ हॉस्पिटल है वहाँ जगह उसको नहीं मिलती है, तो फिर वो कहीं और जाता है और प्रॉब्लम ये होती है कि उसको 2-3 अस्पतालों के बाद भी जगह नहीं मिलती है, तो वो जो टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। नहीं, मगर डॉक्टर साहब ये तो कुछ ऐप्स वगैरह तो बनाई थी, वो मुझे याद पड़ता है एनसीओसी ने जो है वो ऐप भी एक लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि देखा जा सकता है कि कहाँ जो है वो कैपेसिटी है और कहाँ नहीं है। नहीं, लेकिन इसका देखिए, हर आदमी को
हर आदमी को ये ऐप्स का और उसको लोकेट नहीं कर सकता, लेकिन टेलीफोन एक ऐसी चीज़ है कि जी टेलीफोन से उसको पता चल सकता है कि हाँ जी आप इस अस्पताल में बेड अवेलेबल है, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ ना जाइए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि खुदारा मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके तवज्जुह से कि जो टेलीविज़न के ऊपर हम जो ब्रांड नेम लेते हैं कि ये इस दवा इस बीमारी के लिए ये दवा बड़ी अच्छी कामयाब हो रही है, खुदारा ये ना करें, ये ना बताएं कि जी ऑक्सीजन रखे। उससे होता क्या है कि पिछली दफा भी यही हुआ कि लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने घर में रख लिया, लोगों ने वेंटिलेटर तक अपने घर पे रख लिया और ये सोचा कि बाद में हम डॉक्टर को भी बुला लेंगे। तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। खुदा के वास्ते ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का काम है, हर आदमी का काम नहीं है। डॉक्टर्स की बीमारी जो है डॉक्टर अच्छी तरह समझता है कि किस मरीज को दाखिल करना है, किसको नहीं दाखिल करना है, और ये भी ना करें कि जिद करते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है ये सोच लें कि अगर आप बीमार होते हैं, अगर आप एसओपीज पे अमल नहीं करते हैं और आप बीमार होते हैं, तो आप यकीन करें कि जब आप दाखिल हो गए अस्पताल में तो आपको मिलने कोई नहीं आएगा, इसलिए कि आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, आपको फिक्र होती है कि बाहर वाले मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहे, और बाहर वालों की शिकायत होती है कि अस्पताल वाले मेरे अजीज के बारे में कुछ नहीं बता रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एसओपी को फॉलो करें। डॉक्टर मास्क के बारे में ये कहता हूँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक की, बिल्कुल आपने बात ठीक की, समझ के इस्तेमाल करें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो ये कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को कि किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये वक्त कम है, बातें तो बहुत सारी हैं जो डॉक्टर से पूछने वाली हैं, लेकिन इस बहस को समेटना भी है। मैं जरा कोशिश करूंगा, एक लास्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं प्रोग्राम में बात करना चाहता हूं और डॉक्टर से राय चाहता हूं, वो है वैक्सीनेशन वाला। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ये वैक्सीनेशन वाले मामले पर थोड़ी जरा हमारी रहनुमाई कीजिए। ये साजिशी थेरियां भी जो है वो बहुत सारी हैं। अभी इस वक्त वैक्सीनेशन की कितनी जरूरत है, और ये जो लोग अभी भी डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, ये किस तरह से इनका जो है वो डर हम सब मिलकर जो है वो दूर कर सकते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन जो है ना, ये प्रोटेक्शन हो नहीं सकती जब तक कि वैक्सीनेशन ना हो। और मैं ये कहने वाला था कि आपको, हमको, हुकूमतों को भी, सबको ये समझना चाहिए कि हम कंप्लेसेंस नहीं हो सकते जब तक कि हमारी 70% पॉपुलेशन जो है ना वैक्सीनेट ना हो जाए। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक उसी वक्त हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी, जब तक 70% 70% क्यों? अच्छा, देखिए वो हो जाती है ना, 70% भी जरा बता दीजिए कि 70% पॉपुलेशन अगर हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, और फिर उसके बाद वायरस बिल्कुल कमजोर हो जाता है। तो इसलिए, और एक लोग सवाल ये भी करते हैं कौन सा लगाना है, लेकिन जो मिल जाए, आजकल की जो सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज हैं, आपको जो वैक्सीन मिले उसको लगवा लें, प्रोटेक्शन कर लें। देखें, आप ये समझें कि हर एक की एफिशिएंसी डिफरेंट है। डॉक्टर साहब, ये तो आप जो 70% कह रहे हैं, ये तो तकरीबन कोई, पता नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तो 16-17 करोड़ बन जाती है हमारी जो है वो, या इससे भी ज्यादा जो है वो आबादी को जो है वो चाहिए होगा। 10 करोड़ को करना पड़ेगा, 10 करोड़ का करना पड़ेगा। वो 10 करोड़ अगर हो जाए तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और देखें, ये बात ये है कि जहाँ पर वैक्सीनेशन जो है ना, मैं आप एज अ डॉक्टर, मैंने खुद जब ये कैंसिनो बायो की जो ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे, जिसमें आगा खान में, इसमें शौकत खादम में और शिफा इंटरनेशनल और यूएचएस में हुए थे, तो मैंने, मेरी बेगम ने और मेरे बच्चों ने उस वक्त वॉलंटियर किया था। लेकिन उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि सेफ भी है या नहीं सेफ है, ये इंसानियत के लिए किया गया था। अब तो उसकी सारे नंबर्स आ गए हैं कि ये सेफ है। ये अगर एफिकेसी किसी की 80% है, किसी 90% है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर इसके बाद भी किसी को होता है, वो बहुत माइल्ड किस्म का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी डेथ प्रिवेंट होती है। तो ये सारी चीजें लगाना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो अब ये भी कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई सख्त, गवर्नमेंट को भी कोई ऐसा आना चाहिए कि ये जरूरी है, इसको लगवाने के लिए मैंडेटरी करना चाहिए।
ठीक है, राइट। जरा मैं ये वैक्सीनेशन पर रिजवान उपल साहब और कैसर सजाद साहब से पूछूंगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वी टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो ये वैक्सीनेशन के हवाले से दोनों डॉक्टर्स की राय जानेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो वैक्सीनेशन वाला मामला है डॉक्टर कैसर साहब, मैं आपकी राय इस पर चाहता हूँ। हाउ डू यू सी इट? आपको ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ ये भी बात हो रही है कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। जिस पेस से वैक्सीन लग रही है, क्या करें हम? अब जो डॉक्टर बारी साहब ने 70% या 10 करोड़ का जो फिगर दिया है वो तो बड़ा अभी लगता है कि वो बड़ी दूर है अभी। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो रफ्तार हमारे मुल्क में है इस वक्त, इस रफ्तार से अगर वैक्सीन लगती है तो ये तो 2028 या 29 तक भी शायद कंप्लीट ना हो हमारे अवाम को। अच्छा। और ये बात बारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 70% एटलीस्ट लोगों को लगना चाहिए। इसका मैं बार बार कहता हूं कि जितनी जल्दी आप लोगों को वैक्सीनेट करेंगे उतनी जल्दी आप कोरोना से निजात हासिल करेंगे। जितनी देर करेंगे उतनी हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो लिहाजा वैक्सीन हुकूमत को भी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी और हम आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि हमें बीमारी से अगर छुटकारा हासिल करना है और हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार चलता रहे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते रहें, कॉलेज जाते रहें और हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो रूटीन वर्क है वो भी चलता रहे, तो हमें वैक्सीन फौरी तौर पर लगाए। मैं आपके डॉक्टर साहब ये जो फेजेस वाला इशू था, जिस तरह से डॉक्टर साहब ये जो फेजेस में वैक्सीन लगाने का सिलसिला था, तो क्या और किया जा सकता है कि ये थोड़ा प्रोसेस जो है वो तेज हो जाए? देखिए, इसके लिए बार बार मैं यही कह रहा हूं कि बहुत आसान करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। ये जो 1166 का वाला जो एक मरहला है, ये बाज़ दफ़ा बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, बहुत गलत मैसेजेस भी आते हैं। अगर आप सिंपली, हमने ये कहा है कि अगर आप सिंपली शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीनेशन सेंटर में अपने आप वैक्सीन लगवा लें। हुकूमत अगर सिर्फ शनाख्ती कार्ड तो सबके पास बने हुए होते हैं, जिनके पास भी बना हुआ है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर खोल दें, लोग शनाख्ती कार्ड दिखाएं और वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आसान तरीका है, लोगों को आसानी दे। और मैं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अल्लाह का शुक्र है कि फैसल सुल्तान साहब और असद उमर साहब ने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि हेल्थ केयर वर्कर्स के तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा जो है उनकी वैक्सीनेशन बंद रही है, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि खोला गया है। तो मैं आपके तवज्जुह से तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, इवन के मेडिकल स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेट कराएं। अवाम अगर अवाम, ये एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं वो ये ना समझे कि वो टार्जन बन जाए, उनको भी एहतियाती तदाबीर अपनाने हैं, एसओपी को फॉलो करना है। चलो मैं जरा ये डॉक्टर रिजवान साहब से भी जरा पूछ लूं कि वो क्रॉड में जाए वैक्सीनेशन पे। जी डॉक्टर रिजवान साहब, ये जो रहमान, एक चीज मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम हुक्मरान से और अपोजिशन से कि खुदारा इस वक्त एक ये टाइम है कि आप इस वक्त सिर्फ तमाम लोग मिलकर अपनी आवाम को कोरोना से बचाएं। सिर्फ कोई आपस में ना इत्तफाकी ना पैदा करें। और मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है, अगर ये जरा सा और खराब होते हैं हमारे, तो इमरजेंसी लगाई जाए मुल्क में और इमरजेंसी लगाकर उस पर काबू कोरोना पे। ठीक है डॉक्टर रिजवान साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? वैक्सीनेशन वाला मामला जो है वो हमारा जो प्रोसेस है, और फिर तो बड़ा टाइम लगेगा सर सबको वैक्सीनेट करते हुए। जी, एक्चुअली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितनी एसओपीज है सब कुछ है वो कर्व को नीचे रखेंगे, लेकिन कर्व जैसी एसओपीज हटेंगी ऊपर जाएगा और रोकेगा उसको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, इलाज। और वैक्सीनेशन लकीली आ गई और बहुत अच्छी वैक्सीन मौजूद हैं। जितनी भी वैक्सीन हैं सारी स्टेज 3 ट्रायल से गुजरी और सारी इफेक्टिव वैक्सीन हैं। और मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हमारे मुल्क में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी वाज वन इशू जो इंशाल्लाह ओवरकम हो रहा है और हो जाएगा। दूसरा सीरियस इशू ये जो मीडिया को आगे काम करना पड़ेगा, हम डॉक्टर्स को भी, वो कॉन्स्पिरेसी है कि इतनी स्टोरियाँ, इतनी कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी वैक्सीन पे। मैं एज ए डॉक्टर सब लोगों को ये कहूँगा जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि वैक्सीन जो कोरोना की हैं दे आर वेरी इफेक्टिव,
दे आर वेरी सेफ। और ये जितने लोगों को लगी है अभी तक स्टैट से बता रहे हैं, इवन मैं इतना प्रो हूं कि मैंने खुद IDC की तरफ से लोगों को वैक्सीन लगवाई, क्योंकि मैं समझता हूँ एक इनिशिएटिव के तौर पे। और ये जितनी वैक्सीन लोगों को लग गई है उनको किसी को भी 1% भी डेथ नहीं हुई है। वो जो परसेंटेज अभी तक आई है 99.999% लोग जो हैं वो क्रिटिकल डिजीज में नहीं गए हैं। इससे अच्छी और क्या बात होगी। और आप देख लें कि हमारे अगर वैक्सीन लग जाती है, अगर 50% भी लग जाती है, क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस लिहाज से भी हमारी इतनी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी कि हमें कोई मसला नहीं किसी किस्म का होगा। सो द अल्टीमेट आंसर इज ओनली वैक्सीनेशन और फास्टेस्ट। बिल्कुल ठीक बात आपने की, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी। बिल्कुल ठीक है बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और डॉक्टर कैसर साहब हमारे साथ आज मौजूद है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से। ख्याल रखें।